नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एजुकेशन घर में। हम बात कर रहे थे ज्योग्राफी रिवीजन के बारे में। आज हमको पढ़ना है 11 चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ होता है दो या दो से अधिक देशों के मध्य संपन्न होने वाला व्यापार। दो या दो से अधिक देशों के मध्य संपन्न होने वाला व्यापार। यानी जब कोई दो देश या उससे अधिक देश आपस में किसी वस्तुओं का, सेवाओं का व्यापार किया जाता है तो वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। बात करें, व्यापार के दो प्रकार होते हैं। एक हमने आपको बताया अंतर्राष्ट्रीय और एक होता है राष्ट्रीय। जिस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक या एक से अधिक देशों के मध्य दो या दो से अधिक देशों के मध्य होता है, तो राष्ट्रीय व्यापार देश के अंदर ही होने वाला व्यापार कहलाता है राष्ट्रीय व्यापार। हम बात करेंगे यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार, कि किस आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार, देखिए, सबसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो आधार है वह है राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। देखिए, किसी भी देश की जो सबसे प्रमुख संपत्ति होती है वो वहाँ के संसाधन ही होते हैं। किसी भी देश का वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर एकाधिकार नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है। एक देश किसी दूसरे देश के संसाधनों पर निर्भर होता ही होता है। तो उसी प्रकार उसका पहला जो प्रमुख आधार है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का, वह है राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। देखिए, भिन्नता किस आधार पर? जलवायु, मृदा, उच्चावच, इनका असमान वितरण है। अर्थात जो समग्र जो भूभाग है उसका असमान वितरण है, तो संसाधन भी भिन्न भिन्न प्रकार से मिलते हैं। इस कारण ये राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता एक प्रमुख कारण हो गया। दूसरा हम बात करें, उसके अलावा जनसंख्या कारक। देखिए, जनसंख्या कारक एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कहाँ की जनसंख्या कितनी होगी और जनसंख्या का कार्य क्या है उसको भी निर्भर करता है। इसके लिए दो भाग है। हम बात करें सांस्कृतिक कारक और दूसरा हम बात करें जनसंख्या की संख्या कितनी है। देखिए, सांस्कृतिक कारक जो कला है वो हस्तशिल्प द्वारा बनाए जाते हैं, विकसित होते हैं। कला व हस्तशिल्प द्वारा विकसित, कला व हस्तशिल्प द्वारा विकसित। देखिए, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल के रूप में चीन का पोर्सिलेन, मिट्टी के बर्तन, ये बड़ा फेमस है, कला है एक मिट्टी के बर्तन। ईरान का कालीन बड़ा फेमस है। ये सभी एक सांस्कृतिक कारक है कि वे संस्कृति भी जनसंख्या कारकों में कितनी महत्वपूर्ण होती है। दूसरी बात है जनसंख्या की संख्या। किसी भी बाजार के लिए वस्तुओं की क्रय विक्रय शक्ति तब मान्य करती है तो वहाँ की संख्या कितनी है, लोगों की क्रय करने की शक्ति कितनी है। तो जनसंख्या यानी लोग की संख्या भी सबसे बड़ा कारक होता है। जनसंख्या का आकार इसमें हम ले सकते हैं। जनसंख्या का आकार, वितरण कितना है, वह भी इसको निर्धारित करते हैं। तो ये थे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार में राष्ट्रीय संसाधन में भिन्नता, जैसे कि जलवायु, मृदा, उच्चावच, असमान वितरण इनका। उसी प्रकार जनसंख्या में दो है, जनसंख्या कारक में सांस्कृतिक कारक और दूसरा है जनसंख्या संख्या। सांस्कृतिक कारक कला व हस्तशिल्प द्वारा विकसित, जैसे कि चीन का पोर्सिलेन यानी मिट्टी के बर्तन एक हस्तकला का अच्छा नमूना है। ईरान के कालीन बड़े फेमस होते हैं। और जनसंख्या का आकार वितरण उसकी संख्या को निर्भर करता है। अगला हमारा टॉपिक है जनसंख्या
अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकारों की। इसके प्रकारों की बात करते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो प्रकार का होता है। एक होता है द्विपार्श्विक, एक होता है बहुपार्श्विक। द्विपार्श्विक, देखिए द्वि का मतलब दो, यानी दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार। इनमें दो देशों के मध्य एक समझौता होता है, जिसके अनुसार एक देश दूसरे देश को वस्तुओं का आयात और निर्यात दोनों करते। बहुपार्श्विक, दो या दो से अधिक देशों के मध्य होने वाला व्यापार। दो या दो से अधिक देशों के मध्य होने वाला व्यापार। देखिए इसके अंतर्गत अधिक देशों के मध्य व्यापार होता है तो वस्तुओं का आयात निर्यात भी ज्यादा होता है। इस कारण इसको एक श्रेणी में रखा जाता है। इसको कहते हैं MFN, मोस्ट फेवरेट नेशन, सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र। इसमें सबसे पसंदीदा राष्ट्र जो होगा उससे ज्यादा व्यापार किया जाएगा। सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र, यानी जैसे हमारे भारत को व्यापार करना है तो भारत जैसे कि रूस, चाइना, अमेरिका, जापान सबसे व्यापार करता है। अब मान लो इसको जापान की सेवा ज्यादा पसंद है तो जापान को MFN की श्रेणी में रखा जाएगा। ये था दो प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के, द्विपार्श्विक और बहुपार्श्विक। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला हमारा टॉपिक आता है उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ, देखिए लाभ में सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से हमको लाभ यही होगा कि हमारे उत्पादन में वृद्धि होगी, क्योंकि अगर वस्तुओं की मांग ज्यादा होगी तो उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रमुख तो होगा उत्पादन में वृद्धि। उसके बाद बात करें तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी, क्योंकि अगर हम वस्तुओं का निर्यात ज्यादा करेंगे तो हमें धन प्राप्ति भी होगी, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि। उसके बाद अगला हमारा आएगा संसाधनों का प्रयोग ज्यादा होगा या कुशल प्रयोग होगा, क्योंकि संसाधनों का प्रयोग उचित होने पर ही वस्तुओं का उत्पादन अधिक अच्छी तरह से हो सकता है। संसाधनों का कुशल प्रयोग यानी योग्यता पूर्वक प्रयोग करना। उसके अतिरिक्त श्रम विभाजन, बाजार विस्तार, श्रम का विभाजन। जब लंबी दूरी का कोई व्यापार होता है श्रम विभाजन होता है, बाजार बढ़ेगा क्योंकि बड़े स्तर पर चला जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार का विस्तार। लाभ हमको बड़े पैमाने पर होगा, बड़े पैमाने पर लाभ, और वस्तुओं की सेवाएं ज्यादा मिलेगी, वस्तुओं तथा सेवाओं की उपलब्धता होगी, वस्तुओं तथा सेवाओं की उपलब्धता। देखो ये तो लाभ हो गए। इसी प्रकार कुछ हानियां भी है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कुछ हानियां भी होती है कि प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन अधिक हो जाएगा, क्योंकि संसाधनों का उपयोग करेंगे तभी उत्पादन बढ़ता है। तो प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन, अत्यधिक विदोहन, प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन अधिक, बहुत अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे तो संसाधन समाप्त हो जाएंगे। देश का एकांगी विकास। देखिए अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई व्यापार करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मांग बढ़ रही है तो हम उसके लिए ही उत्पादन करेंगे। देश के अंदर चीजों का उत्पादन थोड़ा कम हो जाएगा तो देश का एकांगी विकास होगा, यानी देश पूर्णतः विकास नहीं कर पाएगा, एकांगी विकास होगा। ये भी एक हानि होगी। विदेश निर्भरता बढ़ जाएगी। हम किसी भी वस्तुओं के लिए अगर हम जिसका उत्पादन नहीं करते हैं तो दूसरी वस्तुओं को हम खरीदना पड़ेगा, आयातित करना पड़ेगा दूसरे देशों से, विदेशी निर्भरता। और एक प्रमुख कारण होगा कि राजनीतिक दासता बढ़ जाएगी। हमें हर चीज के लिए देशों का आगे झुकना पड़ सकता है इसके कारण। तो ये थे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ और हानि। लाभ में उत्पादन में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, संसाधनों का कुशल प्रयोग, श्रम विभाजन, बाजार विस्तार, बड़े पैमाने पर लाभ, वस्तु तथा सेवाओं की उपलब्धता। हानियां प्रमुख है कि प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन अधिक हो जाएगा, देश का एकांगी विकास, विदेशी निर्भरता और राजनीतिक दासता। ये तो थे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ और हानि। आपको बताते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
अंतरराष्ट्रीय संगठन देखिए इसमें पहला नाम आता है गैट, प्रशुल्क एवं व्यापार महासमझौता, ग्रेट एग्रीमेंट टैक्स एंड ट्रेड, प्रशुल्क एवं व्यापार महासमझौता। देखिए इसको आपको बताते डिटेल के अंदर। यह विश्व का पहला विशाल अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। विश्व का पहला विशाल व्यापारिक समझौता। ये लागू हुआ 1 जनवरी 1948 को। 1 जनवरी 1948 को ये लागू हुआ। तब तक 96 देशों के हस्ताक्षर इस पर हो चुके थे। 96 देशों के हस्ताक्षर गैट के ऊपर हो चुके थे। उसके पश्चात 1 जनवरी 1995 को गैट हो गया समाप्त और इसका विलय हुआ WTO के अंदर, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इसका विलय हुआ। 1 जनवरी 1995 को ये समाप्त हो गया। गैट का मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। स्विट्जरलैंड जेनेवा के अंदर इसका मुख्यालय है गैट का पूरा नाम है प्रशुल्क व्यापार समझौता। विश्व का पहला सबसे विशाल व्यापार समझौता था। 1 जनवरी 1948 को इसको लागू किया गया, जिसपे 96 देशों के हस्ताक्षर तब तक हो चुके थे। 1 जनवरी 1995 को गैट हो गया समाप्त। इसका विलय हो गया WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड जेनेवा। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण संगठन आएगा WTO। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन। देखिए WTO की स्थापना हुई थी 15 अप्रैल 1994 को। 15 अप्रैल 1994 को। कार्य, जब आप याद होगा गैट समाप्त कब हुआ? 1 जनवरी 1995 को प्रारंभ। उसके समाप्त होते ही इसने कार्य करना स्टार्ट कर लिया 1995 के अंदर। इसका मुख्यालय भी स्विट्जरलैंड जेनेवा में ही है। मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा के अंदर इसका मुख्यालय है। उसके बाद करें तो गैट का ही नया रूप है। गैट का नया रूप, इस पर 164 देशों के हस्ताक्षर है। इसमें विकसित विकासशील दोनों है। विकसित विकासशील दोनों है। फिर उस समय के महानिदेशक थे आर्थर डंकल। यूरुग्वे दौरे में एक विचार विमर्श में एक प्रस्ताव दिया। यूरुग्वे दौर के विचार विमर्श पर एक प्रस्ताव दिया जिसे डंकल प्रस्ताव कहते हैं। प्रस्ताव दिया जिसे डंकल प्रस्ताव कहा जाता है। 1992 को पेश हुआ और 15 सितंबर 1993 को स्वीकार। हमारा भारत भी इसका सदस्य है।
भारत भी WTO का सदस्य है। तो ये थी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। स्थापना 15 अप्रैल 1994, कार्य प्रारंभ किया जब गैट समाप्त हो गया 1 जनवरी 1995 को। मुख्यालय इसका भी स्विट्जरलैंड जेनेवा के अंदर। ये गैट का नया रूप है, 164 देशों के हस्ताक्षर है, इसमें विकसित और विकासशील दोनों सम्मिलित है। एक प्रस्ताव आया आर्थर डंकल द्वारा, जो उस समय गैट के महानिदेशक थे, यूरोपीय दौर में विचार विमर्श द्वारा इन्होंने एक प्रस्ताव दिया जिसको नाम दिया गया डंकल प्रस्ताव, जो 1992 में पेश हुआ व्यापारों के उद्देश्य के लिए, और 15 सितंबर 1993 को इसको स्वीकार कर लिया गया। हमारा भारत भी इसका सदस्य रहा है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चैप्टर, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास लगे बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबाइएगा। तब तक के लिए मित्रों एक अपील, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।